नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। इन दिनों देश में एक ही चर्चा चल रही है कि महिला आरक्षण आखिरकार किसकी वजह से नहीं मिल पा रहा। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है जनता के बीच तक ये संदेश भेजने में कि कांग्रेस ने 33% महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा डाली है और इन्होंने इस बिल को गिरा करके महिलाओं के साथ अन्याय किया है, उनके हक पर डाका डाला है। उधर कांग्रेस कह रही है कि 33% आरक्षण का बिल तो 2023 में पास हो चुका था, उसे लागू कर दीजिए, 33% आरक्षण हम दे देंगे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, इसलिए उसे परिसीमन और दूसरे विधेयकों के साथ लेकर के आए, क्योंकि वो अटक जाए और महिलाओं को इनका आरक्षण का हक ना मिल पाए। अब आम जनता यह समझ नहीं पा रही है और महिलाएं आधी आबादी ये नहीं समझ पा रही कि उनके साथ खेल कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस। इसी बीच न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और न्यूज 24 की तमाम टीम ने एक बहुत जायज सवाल नेताओं से पूछा है कि भाई, अगर आपको आरक्षण सरकारी तौर पर या संसद से बनवाने में, कानून बनवाने में दिक्कत हो रही है, तो विद इन पार्टी आप लोग आरक्षण लागू कर दीजिए। इस सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेता इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। उनसे हम सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देते हैं। कई बड़े नेता तो सवाल सुनकर के कैमरे के सामने से भाग खड़े हुए, कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब हम देंगे नहीं और दूसरे को देने नहीं देंगे। इस तरह का खेल चल रहा है और ऐसा एक पार्टी नहीं, दोनों कर रही है पिछले 27 सालों से। 27 साल छोटे मोटे नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को वजह बताकर महिलाओं को उनके हक से वंचित रखी हुई हैं। कभी कांग्रेस बीजेपी पर दोष मढ़ देती है तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर। महिलाएं किनारे खड़े होकर के देख रही हैं और समझ रही हैं कि उनके नाम पर सियासत करने वाले राजनीतिक दल अब उनके साथ ही सियासत कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। अब आपको कुछ चेहरे दिखाते हैं, उनके बयान सुनाते हैं और ऐसा लगेगा कि महिलाओं के लिए इनके दिल में सम्मान, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा और उनको आगे बढ़ाने की ललक कूट कूट करके भरी हुई है। इन बड़े नेताओं के बयानों को सुनिए और फिर ये जो कह रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उसके बीच का अंतर आपको दिखाएंगे। पहले इन बड़े नेताओं के बयान सुनिए। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है, जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन डेलिमिटेशन जो हो रहा है उसके हम विरोध में हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारे पार्टी से कल 50% रिजर्वेशन का मांग भी किए हैं। सेंट्रल फोर्स उतर के लोगों को डराने चाहते हैं, लेकिन हम इसको मुकाबला करेंगे। बंगाल में टीएमसी नहीं समझता कि इतना सेंट्रल फोर्स का जरूरत है। तो असलियत तो यह है कि महिला आरक्षण बिल हारा ही नहीं है, वो तो संविधान का हिस्सा है। आप बात को गोल 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 घुमाने में लगे हुए हैं। असलियत यह है कि 2023 का जो महिला आरक्षण, जो नारी वंदन अभिनंदन जो बिल था, 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से देश के सदन ने उसको पारित किया है। आपने उसमें कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन हटा दीजिए, महिलाओं को उनका हक दीजिए, महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा मत बनिए। पश्चिम बंगाल में जाके माननीय प्रधानमंत्री ने जो पब्लिक के सामने बोला, न दवाई, न पढ़ाई, न लिखाई, न सिंचाई और केवल लुटाई, पब्लिक में जो जोश दिखा, इन बात को सुनने के बाद लगता है पब्लिक के अंदर की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में बोल दी और लोगों का जिस तरह समर्थन था। और इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि ममता जी का अब की बार बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी, लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है विपक्ष में, सब महिला आरक्षण चाहते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। क्या था? बिल था डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन के बारे में 2023 का बिल खुद से पढ़िए आप, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिखा था कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, 2023 के बिल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा था। तो आप समझ गए, उनके खुद के बिल में यह था कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद परसीमन कराएंगे, परसीमन कराने के बाद आरक्षण देंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है, टीएमसी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, इतर है। पर हमने कोशिश की कि जनता समझती है कि नहीं कि उनके साथ खेला हो रहा है, और जनता शायद समझ रही है। ग्वालियर में हमने बात की महिलाओं से और उनसे पूछा कि आपका आरक्षण किसने रोका। उनका जवाब सुनिए, बहुत दिलचस्प होगा, सुनिए। ये जो पार्टियां वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, पहले ये अपने घर की औरतों से शुरू करे और अपने पार्टी की वुमेन्स को मतलब पहले रिजर्वेशन दे, ताकि ये सिद्ध हो सके कि मतलब जो रिजर्वेशन है वो सच में वुमेन्स के लिए है या मतलब नहीं। गलती नाम है मेरा, और अगर मोदी जी बिल पास नहीं करा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पार्टी में 33% टिकट हमें दें हैं। तो बीजेपी चाहे तो अपनी पार्टी में तो हमें 33% का दे सकती है ना, वो अपनी पार्टी इसके जरिए तो शुरू कर सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे से पर सियासी तीर चला रही हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता कि जनता पूछ रही कि भाई कांग्रेस आप अपनी पार्टी में दे दो, बीजेपी आप अपनी पार्टी में दे दो। वो कह रहे नहीं, वो नहीं दे रहे इसलिए हम नहीं दे रहे। अब आप सुनिए, जब ये सवाल हम इनसे पूछ रहे हैं तो इनके जवाब क्या बोल रहे हैं। एक दूसरे पर सिर्फ निशाना साध रहे हैं। इस सवाल को ऐसे टाला जा रहा है जैसे उन्हें सुनाई ही नहीं देता। सुनिए। आप लोग 33% को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया, पूरे देश में चल रहा है, तो क्या पूरे अपनी पार्टी में आप 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, लगता है? निश्चित रूप से पार्टी जो है वो बहनों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रही है। उसी कड़ी में मैं भी हूँ जो राज्यसभा आज बिना आरक्षण के पहुंची हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अपने संगठन में 33% बहनों को आरक्षण के साथ नेतृत्व की भूमिका मिला रही है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में महिलाओं को भागीदारी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को आरक्षण देने का पक्षधर रही है। इस देश में आज पंचायतों में, निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी के कारण मिला है। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले विधेयक को लाया था, उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में पारित हुआ था। यही नहीं, महिला आरक्षण के बारे में तो लोकसभा विधानसभा में हमने 2010 में राज्यसभा में विधेयक पारित किया था। भारतीय जनता पार्टी जरूर इसमें सिर्फ राजनीति करती है। निश्चित तौर पर आज भी छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या भाजपा की अपेक्षा हमारे यहाँ ज्यादा है। हम चाहते हैं महिलाओं को अवसर मिले और हम महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही थी महिला आरक्षण के नाम पे, परिसीमन का खेल खेल रही थी, हमने उसका विरोध किया। उधर हमने बात की मध्य प्रदेश के नेताओं से भी, उन्होंने क्या कहा है जरा वो भी सुन लीजिए। जब पूछा गया कि क्या आप 33% आरक्षण देंगे अपनी पार्टी में, तब क्या कहा गया ये भी सुनिए। मैम, क्या लगता है कि नारी के सम्मान में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 33% अपने? अरे आज भी जो फतेह तो बीजेपी देती है वो और अन्य कोई दल नहीं देता। आप चाहे पार्लियामेंट देख लें, चाहे आप लोकसभा देख लें, राज्यसभा देख लें। आज भी हमारी 3 राज्यसभा की सदस्य हमारी बहनें हैं। आज भी हमारे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी का बहनों का बहुत अच्छा है। और हमारे संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम प्रतिनिधित्व ना देते तो आज बहनें तैयार ही नहीं होती चुनाव लड़ने के लिए। उन दलों का विरोध करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनके संगठनों में बहनों के लिए स्थान नहीं है, उनके व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं नहीं है, अवसर नहीं है। और क्योंकि उनकी महिला कार्यकर्ता तैयार नहीं है तो उन्हें लगता है कि क्योंकि हम अभी तैयार नहीं है तो जब तक टाल सकते हैं टालते रहे। क्या भाभी अगले बार के चुनाव में 33% आरक्षण देगी क्या बीजेपी महिलाओं को? इस बात का विरोध करते हुए तमाम चीज अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें क्या? देखिए, पूरे देश के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने सबसे पहले अपने संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक दल है
जो इस देश में महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिले, इसको सिर्फ फौरी तौर पर ही प्रयास नहीं किया बल्कि ठोस प्रयासों के साथ नए रूप में इस विधेयक को लेकर आई थी। अब देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। महिला आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे को बताया विधेयक का विलेन। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को बता रहे महिला विरोधी 33% आरक्षण अटकने का कौन है असली दोषी, यह भी बड़ा सवाल है। महिलाएं बोली दोनों पार्टी खेल रही खेल सियासी, बिना आरक्षण के भी 33% टिकट हमें है दे सकती। ये समझ गई अब महिलाएं चल क्या रहा है। महिलाओं का कौन है हितैषी, कौन विरोधी। बीजेपी और कांग्रेस अपनी पार्टी में 33% आरक्षण कब देंगी, सीधा सवाल करेंगे, कोई लाग लपेट नहीं। महिलाओं के नाम पर 27 सालों से जो सियासत चल रही है, महिला सांसद की स्थिति देख लीजिए, 12% है, यानी 13% मान लीजिए, और ये स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस ने 14% करीब दे रखा है इन्हें प्रतिनिधित्व। टीएमसी ने 29%। टीएमसी के बारे में कहा जाता है सबसे ज्यादा महिलाओं को ये मौका देती हैं। समाजवादी पार्टी भी 14% के आसपास मिलेगी आपको। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ जुड़ गई हैं शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता, स्वागत करूंगा। बीजेपी से हमारे साथ आज पूर्व मंत्री और प्रवक्ता और विधायक अर्चना चिटनिस जी जुड़ गई, उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रूबी अरुण जी ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर मैं अर्चना जी आपके पास आ जाता हूं। अर्चना जी का भाई जरा हम रुक कर लेते हैं, अर्चना जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। अर्चना जी देखिए, सीधा सवाल है, कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं कि रोक दिया, आरक्षण नहीं हो पाया, महिलाओं को 33% आरक्षण आप देना चाहते हैं। तकनीकी बातों पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपने एक बिल को दूसरे से क्लब कर दिया, आपने जो रूल है एक वो रूल हटा दिया, उसकी वजह से तीनों पर एक साथ वोटिंग हुई, वो बहुत ज्यादा तकनीकी चीज होगी, मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं सीधा सवाल ये करता हूं कि आप लोग 33% आरक्षण क्यों नहीं दे देते। आप कहते हैं हम सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे ज्यादा टीएमसी देती है। मैम, टीएमसी का रिकॉर्ड है 29% के आसपास वो आरक्षण देती है, बीजेपी का रिकॉर्ड उससे काफी कम है, जबकि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। क्या कहेंगी? अर्चना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है अर्चना जी से हमारा संपर्क कट गया है। मैं शिल्पा जी का रुख कर लेता हूं। शिल्पा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी शिल्पा जी आपसे सवाल कर लेता हूं। चलिए, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ने अटकाया है, सब किया है। आप लोग तो सबसे पुरानी पार्टी हैं, पंचायत में आपने महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाया, पार्टी में अब 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय टिकटों में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए अभिलाष जी, आज जो प्रदर्शन हुआ है उसे देखकर है कहावत याद आ गई मुझे कि थोथा चना बाजे घना। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये कहना पड़ रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ रहा है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं। ये चिल्लाहट, ये झुंझलाहट की समझ में आती है और कुछ कहानी यही बयां करती है कि ये लोग महिलाओं के नारीवाद के मुखौटे में राजनीतिक चाल और राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे थे, और अब ये प्रूफ भी हो चुका है। जो आपने देखा लोकसभा में इन्होंने जो 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया, वो परिसीमन का बिल था। जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम बिल था वो तो 2023 में पारित हो गया था, दोनों सदनों में हर राजनीतिक दल ने उसे पारित किया था, उस पर समर्थन दिया था। हर पार्टी चाहती है कि नारियों को, महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिले। सरकार की जिम्मेदारी है निर्णायक भूमिका में रह करके आप उसे जमीनी स्तर पर लागू करिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उसमें तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे दूसरे दिन। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी किसकी थी, दायित्व किसका था? आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी हंसी आती है कि जो मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र घुमाए जाने पर आक्रोश नहीं दिखाए, वो आज 2023 में जो पारित बिल है उस पर लागू नहीं कर रहे हैं और खुद ही आक्रोश दिखा रहे हैं। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? काम नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप शिल्पा जी,
शिल्पा जी चलिए, वो केंद्र में तो चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वो ही लागू करेगी आरक्षण। मैं पूछ रहा हूं पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी बैठी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे जी हैं, आप जैसे प्रबुद्ध नेता हैं, आपको कौन रोक रहा है? अमित शाह जी रोक रहे हैं, नड्डा जी रोक रहे हैं, नितिन नवीन जी रोक रहे हैं, ट्रंप साहब रोक रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको 33% आरक्षण देने से विद इन दी पार्टी? कब देंगे? अविनाश जी, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी उत्कृष्ट सोच का प्रमाण देते हुए 1/3 महिलाओं को पंचायत में स्थान दिया था। 15 लाख निर्वाचित महिलाएं कार्य करी, निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। और सोनिया गांधी जी ने पहली बार मांग की थी कि लोकसभा और विधानसभाओं में, सदनों में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। संविधान सम्मत प्रोसीजर होता है। संगठनों की बात कर रहे हैं, हमने पहली महिला पार्टी अध्यक्ष बनाई थी। मैं तो विधानसभा और संसद में टिकट जो पावर, जिसको सीधे तौर पे मैं आम भाषा में लेमन वर्ड्स में बोलूं तो मलाईदार पदों पर काम करवाने के लिए तो 33% क्या 50% करवा लेंगे महिलाओं से। महिलाओं के साथ तो यही हो रहा है ना पार्टी में, वो जाकर के माला डालने के लिए खड़ी रहे, संगठन में सजवाने के लिए स्टेज कैसे सजेगा उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं सीधा सवाल है, जब आपने 50% या 33% महिला आरक्षण पंचायत चुनावों में दिया तो आपने शुरुआती नींव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, तो सदन में, बड़े सदन में क्यों नहीं, विधानसभा में क्यों नहीं? सीधा सवाल है, कौन रोक रहा है आपको 33% आरक्षण महिलाओं को देने से? और क्या ये आपकी जिद है, जैसे बीजेपी की आप कह रहे हैं कि जिद है कि परिसीमन को जोड़ रहे हैं, क्या आपकी जिद है कि वो करेंगे तभी हम करेंगे, हम अपनी तरफ से महिलाओं को आगे भला नहीं करेंगे, जो करना था हमने कर दिया, ये माने क्या? नहीं, देखिए, हमें कोई यदि रोकता होता तो आज उत्कृष्ट सोच आपके सामने आई है, जो प्रमाण दिख रहे हैं, जो मांग आ रही है, वो क्यों आती? कांग्रेस की हमेशा से मांग रही है और कांग्रेस संगठन के लिए, उनका सम्मान देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। आधिकारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर मांग हमेशा करती आई है, संगठन में तो हम देते ही हैं। मैं आपसे अच्छा, आप भी सवाल से इधर उतर हो रही हैं। चलिए समझ गया मैं, आप नहीं दे पाएंगे जवाब, आपके बड़े नेता नहीं दे पाए, आप लोगों के, हमने सबको आज पकड़ा और सिर्फ न्यूज़ 24 ने मुहिम चलाई है। अब मैं अर्चना जी के पास आता हूं, बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, कई महिलाओं को राजनीति में आने का सपना देखना उन्होंने सिखाया, और जितनी मेरी जानकारी है अर्चना जी, आज आपका बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको हमारी तरफ से, न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से, और बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि बर्थडे जैसे उस पर आप एक बड़े कार्यक्रम के बाद सीएम साहब के साथ थी यहाँ पर, सीधे हमारे कार्यक्रम में आई, उसके लिए शुक्रिया अर्चना जी। लेकिन आपसे बड़ी उम्मीद थी, आपकी पार्टी से बड़ी उम्मीद थी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और आरक्षण देने में बहुत पीछे हैं आप, आपसे अच्छी तो ममता बनर्जी की पार्टी है, और दूसरे दे ना दें, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी पार्टी के अंदर कौन रोक रहा है महिलाओं का सम्मान देने और हक देने में? नहीं, कोई रोक नहीं रहा है। और आप देखें, मेरे पास इस समय आंकड़े हैं, मैं आपको बताती हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं तब से स्टीप राइज हुआ है विधानसभा में, विशेषकर मध्य प्रदेश की। हमारे पास लंबे समय तक 0, 1, 2 ऐसे हमारे पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे, और भारतीय जनता पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन में 33% महिलाओं को जवाबदारी देती है। इसलिए हमारे पास महिला कार्यकर्ता तैयार होती है, और जवाबदारियां लेने के लिए भी, जनप्रतिनिधि ऐसी जवाबदारियों को लेने के लिए भी वो पार्टी का काम करते करते अपने आप को तैयार कर लेती है। अब अजीब सी बात मेरी बहन कह रही थी कि आप मांग रहे हैं पर आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। अरे अगर आप मांग रहे हैं, आप कल्पना करो, अगर ये बिल पास हुआ होता, ये बिल गिरा ना होता तो सीन क्या होता, और आज जब ये बिल गिरा है तब सीन क्या है। और ये बिल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो हमने 2026 तक फ्रीज करा हुआ है नया परिसीमन, उस परिस्थिति में हम 2029 में जो होने वाला चुनाव है, 29 तक हम 29 तक रिजर्वेशन बहनों को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले बिल को, जिसको कांग्रेस ने भी समर्थन किया, सभी दलों ने समर्थन किया, उस बिल में यह हुआ है कि डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन ये आपस में कनेक्टेड है, कि डिलिमिटेशन होने की स्थिति में 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होंगी। अब डिलिमिटेशन तुरंत हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी,
वह बार बार कह रहे थे, आग्रह से कर रहे थे, निवेदन पूर्वक कह रहे थे, क्रेडिट को कह रहे थे कि मैं आपको क्रेडिट दूंगा, मैं आपके लिए ये विज्ञापन करूंगा, भाई आपकी मदद से ये संभव हुआ। और अगर ये डीलिमिटेशन और रिजर्वेशन में मतलब एक विरोधाभास के साथ झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। बिल गिरने के बाद जैसा इन्होंने रिजॉयस किया है, जैसा इन्होंने सेलिब्रेट किया है, जैसे कि बहुत बड़ी कोई जंग जीत गए हो, ये साफ तौर पर महिलाओं के विरोध में इनकी सोच, भाषा, आचरण, हर चीज हमें ऐतिहासिक तौर पर दिखती है। ठीक है। अरे जब आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी राजी थी आपको समर्थन देने को, आप लोकसभा में बिल क्यों नहीं लाए? क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते थे। आपको भय था कि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल हम लाए और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ये अगर इट गोज थ्रू तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। रिजर्वेशन की मांग करना अर्चना जी और रिजर्वेशन को देने की पार्लियामेंट में परिस्थितियां में सपोर्ट करना दो अलग अलग बातें हैं। अर्चना जी, यहां पर मेरा एक सीधा सवाल है। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के आने के बाद स्टीप हाइक हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है। मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, मैं देश का डेटा दे देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सांसदों के तौर पर 13% भी नहीं है पूरा। 31 महिला सांसद हैं आपकी। और मुझे ये बात सोच करके कोई भी देखेगा तो उसको बड़ा अजीब लगेगा। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस है जी, तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद डीएमके, उसके बाद आईएनसी कांग्रेस आपसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। रेशो की बात करें तो आधा % ज्यादा है आपसे, फिर समाजवादी पार्टी, आधा नहीं 1% ज्यादा है आपसे, और फिर समाजवादी पार्टी, और फिर आती है भारतीय जनता पार्टी। और फिर भी आप लोग कहते हैं कि आप महिला, अगर ये प्रतिनिधित्व देना ही महिलाओं का सम्मान है, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया इसलिए वो सबसे बड़ी विरोधी हैं, तो उस नंबर पे तो कांग्रेस से पीछे आप खड़ी हैं, फिर बीजेपी खड़ी है उसमें पीछे। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम पार्टी में 33% ना दे पाइए, 20% कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि विधानसभा और संसद के अंदर इतने % तो हम देंगे भाई, 80 हम पुरुष भेज देंगे, 20 तो महिलाएं भेजेंगे। मैं आपसे इस बात में सहमत हूं कि आजादी के 78 साल बाद अगर हर वॉक ऑफ लाइफ में महिलाओं को ने स्वाभाविक स्थान बनाया, तो पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो स्थान हमें मिलना चाहिए था, हमारा होना चाहिए था, वो नहीं बना। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड। आइडियली बीजेपी और कांग्रेस की जिद ये क्यों है कि दूसरे के घर से शुरुआत हो, मेरे घर से ना हो? मेरा सीधा सवाल है आप दोनों से, मैम, आप ये क्यों चाहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत घर से हो? और कांग्रेस इसलिए बहुत, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बात अंडरलाइन करूंगी। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं ना, ये जब टिकट देती हैं तो ये परिवार के अंदर अंदर देती है। ये एक परिवार से 3 MP बना लेती है, एक परिवार से 6 विधायक बना लेती है। तो विद इन फैमिली आप किसी को रिप्रेजेंटेशन दें, आपको यहाँ पुरुष को, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी, महिला स्पीकर मीरा कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट की जज। ठीक है शिल्पा जी, एक मिनट, मेरे साथ और भी मेहमान है, उनका मैं रुक कर लेता हूं। अर्चना जी का ऑडियो थोड़ा ठीक कराएंगे। मैं जल्दी से अब रूबी अरुण जी के पास आता हूं। उससे पहले नंदिनी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूबी जी आपके पास मैं लास्ट में आता हूं। नंदिनी पाठक जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिनी जी, मुझे ये बताइए, बहुत क्लियर है ये साफ तौर पर कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने जो करना था हमने कर दिया, हमने पंचायतों में दे दिया, हमने पहली पीएम बना दी, हमने पहला ये कर दिया, वो कर दिया, अब 33% आरक्षण ये दे, हम नहीं देंगे, हम अपनी पार्टी में नहीं देंगे, ये देना है तो इनको संविधान कानून बनाओ, बिना कानून के हम ये काम नहीं करेंगे। और बीजेपी भी कह रही है कि कानून बनाओगे तो देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि दोनों पार्टियां खेल कर रही हैं महिलाओं के साथ, समाज की। मतलब कानून की एक तरफ आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ें, फिर कहते हैं बिना कानून के देंगे नहीं इनको हम ये चीजें। जी अभिलाष जी, मैं आपकी बात समझ गई। देखिए, पार्टियां जो हैं वो सोचती हैं कि जो कैंडिडेट जीत सकता है उसे वो टिकट देना चाहती हैं। और एक आप देखिए, जो हमारे समाज का जो ताना बाना है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। हमारा जो पॉलिटिक्स भी है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, जो पार्टियां जो मेल कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं, मेल कैंडिडेट्स या पुरुषों को एक सेफ बेट माना जाता है। और साथ में राजनीति में आपने देखा होगा कि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नेटवर्क,
वक्त बहुत सारा पावर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं इसमें चूक जाती है। तो हर पार्टी जो है वो पुरुषों को एक सेफ बेट की तरह इस्तेमाल करती हैं। और मेरा मानना यह है कि जब तक ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कानून ऐसे पास नहीं होंगे, इस तरह के बिल जब तक पास नहीं होंगे, जब तक कानून की बाध्यता नहीं रहेगी, तब तक महिलाओं को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन ने, देखिए ऑपोजिशन का रोल होता है हमारे लोकतंत्र में कि वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे, वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। बट आई एम एक्सट्रीमली सैडेंड कि उन्होंने इस तरह की बात की है। उन्होंने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो उन्होंने इसको रिजॉइस किया। देखिए जो डिलिमिटेशन की बात कांग्रेस पार्टी करती है, जो अपोजिशन पार्टीज करती हैं, जो सेंसस की बात करती है, देखिए ये एक कोई इलीगल बात नहीं है, ये एक संवैधानिक आवश्यकता है, तभी हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए किसी महिलाओं का जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा महिलाओं की आवाज बुलंद होगी, पार्लियामेंट में सेंसिटिव कानून बनेंगे, महिलाएं जो हैं उनको हम मौका देंगे तो वो अपनी क्षमता को वो प्रूव कर सकेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको वो एक एजेंडा बना लिए। देखिए ये जो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, ये कोई एजेंडा नहीं बल्कि ये देश का भविष्य है। और मुझे लगता है कि सरकार को और विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर इस पर काम करना चाहिए। ठीक है रूबी, आपके पास आता हूं, माफी चाहूंगा लंबे समय के लिए आपको। रूबी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं बात नंदिनी जी की मानूं कि कानूनी अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है, तो 27 सालों से खेल हो रहा है। 27 सालों में कांग्रेस भी लगभग उतने समय रही और अब बीजेपी है लगभग। अब मुझे यह बताइए कि अगर इनकी मंशा इतनी साफ होती विपक्ष के रहते हुए बीजेपी की, या विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की, या सत्ता पक्ष में रहते हुए कांग्रेस की, या सत्ता पक्ष में रहते हुए बीजेपी की, तो 27 साल तो नहीं लगते, 3 दशक गुजर गए। और ये कह रहे हैं हम देना तो चाहते हैं, ये नहीं देना चाहते, ऐसे करके खेल कर रहे हैं। अब जनता को इनसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ये तकनीकी पेच हर बार फंसा लेते हैं। पहले कांग्रेस फंसा लेती थी, अब बीजेपी फंसा लेती है। अब बीजेपी कह रही है कि हम परिसीमन के साथ लाए तो उनको तकलीफ है। जब पीएम मोदी जी आए थे तो अभी संजय जी को हमने सुना, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे थे कि इन्होंने ही बोला था कि पहले जनगणना होगी फिर डिलिमिटेशन होगा, और अभी अपनी बात से पलट गए। तो ये खेल तो कर रहे हैं सारे लोग मिलकर के। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये बहुत जायज सवाल है, लोगों का होना चाहिए, अब पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि रैली निकालना बाद में, पहले बताओ अपनी पार्टी में कितने % दे रहे हो, ये शुरू करें घर से सफाई, तो अपने आप हो जाएगा। अरे बीजेपी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टियां दो देश की, दोनों दे दें 60% 70% महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व वो बढ़ जाएगा। अभिलाष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बेवजह का राजनीतिक बखेरा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति का मामला है। नारी वंदन अधिनियम कानून जो लागू होने की बात हो रही है, इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टियों को बाध्य करता है तो अपनी पार्टी में 33% सीट महिलाओं को दे। ये ऐसा कोई कानून नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी की अपनी इच्छा शक्ति है कि पार्टी में महिलाओं को वो कितना प्रतिनिधित्व देना चाहती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कुछ ऐसे विकसित देशों का, चूंकि हम अपने आप को बहुत तेजी से आगे विकसित होता हुआ देश मान रहे हैं। पेरिस, फ्रांस जैसे देशों में वहां पे पैरिटी लॉ है, वहां कोई कानून नहीं है, संविधान आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां 50% महिलाएं राजनीति में उनको हिस्सेदारी मिलती है। ये एक अनकहा कानून है और समाज इसको स्वीकृति देता है, राजनीतिक दल इसको मानते हैं। तो ये 27 सालों से जो राजनीति चलती आ रही है, ये सभी सियासी पार्टियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा भर है, ताकि समाज को भ्रमित किया जा सके, महिलाओं के जहन में ये डाला जा सके कि हम आपको कमजोर समझते हैं, आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये बिल लाना चाहते हैं ताकि आपको उचित और मजबूत भागीदारी मिल सके। लेकिन अगर आपकी मंशा साफ है, आपकी नियत पाक साफ है, तो आप अपनी पार्टी में 33% क्या, उससे ज्यादा महिलाओं को भागीदारी दे करके आप एक नजीर पेश कर सकते हैं। इसके लिए किसी महिला आरक्षण बिल की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी भी विपक्षी दल की सहमति की आवश्यकता है। तो अगर राजनीतिक पार्टियां चाहे, सरकार चाहे, जो इतने जोर शोर से कह रही है, या सरकार के नुमाइंदे, सरकार के समर्थक ये बता रहे हैं लोगों को कि विपक्षी पार्टियां इसे लागू नहीं होने देना चाहती, बिल को अपनी सहमति नहीं दे रही हैं, महिलाओं को मजबूत नहीं होने देना चाहती, ये थोथी दलीलें हैं। सरकार अगर इस
पॉइंट पे विवश है कि सहमति नहीं मिल रही विपक्षी पार्टियों की, तो सरकार ये घोषणा कर सकती है कि हम 33% या 33% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं को अपनी पार्टी में देने की हम घोषणा करते हैं। क्योंकि नई जनगणना और परिसीमन की जो बात हो रही है, यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि नया कानून ये नहीं कह रहा है महिला की शक्ति से जुड़ा हुआ कि आप 33% हिस्सेदारी देने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आप बाध्य कर सकेंगे उस कानून के जरिए। ये राजनीतिक दल की अपनी मर्जी होगी। लेकिन जो नई जनगणना की बात हो रही है, परिसीमन की बात हो रही है, उसमें सिर्फ सीटें आरक्षित होंगी। मतलब परिसीमन होगा जनगणना के हिसाब से, तो चुनाव आयोग कुछ ऐसी सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर देगा जहां सभी राजनीतिक दल महिलाओं को ही उम्मीदवार बना सकेंगे। ये एक बहुत पेचीदा सा मामला है, लेकिन ये बहुत सहज सा गणित है जो समझने की जरूरत है। उस 33% हिस्सेदारी के लिए इस कानून के लागू होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपका ज़मीर, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं वापस आ जाता हूं इस पूरे मामले में। शिल्पा जी आपके पास। शिल्पा जी देखिए, यहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आप लोग प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं? मतलब आप एक बात बताइए, प्रदर्शन करे तो टीएमसी करे, प्रदर्शन करे तो डीएमके करे कि हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, ये इतनी बड़ी पार्टी है, ये नहीं दे रहे। वो लोग आपके खिलाफ करें तो समझ में आता है। चौथे पांचवें नंबर पर रिजर्वेशन देने में आप लोग हो और आप ही झंडा डंडा उठा करके आंदोलन करते फिर रहे हो। ऐसे कैसे? मतलब ये क्या आई वॉश चल रहा है क्या लोकतंत्र में? भाई पहले आप अपनी कॉम्पिटिटर के तो बराबर पहुंच जाओ, उसके बाद 33% पहुंचना। 70 सालों की सियासत में आप 15% महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए और अब आप प्रदर्शन करने चले हो कि भाई इनको 33% आरक्षण दो। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जो करने वाले हैं वही खड़े हो जाते हैं कि देखो इनको मिला नहीं मिला। किसने नहीं दिया? देश में किसने राज किया? ज्यादातर आप लोगों ने किया, बीजेपी ने किया, और दोनों आंदोलन कर रहे हैं कि महिलाओं की हालत खराब है, इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। मतलब करने वाले भी आप और विरोध करने वाले भी आप। कैसे? मुझसे सवाल है ना अभिलाष जी? शिल्पा जी आपसे। हाँ, देखिए, आज जो प्रदर्शन की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा और नियत यदि होती, जैसे कि चर्चा में आज निकलकर बहुत ही अच्छी बात सामने आई कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो क्या निर्णायक भूमिका में है, जो आज सत्ता में है, तो मैं, और लंबे समय तक से सत्ता में है, कम समय नहीं हुआ है, लंबे समय तक वो अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ा करके, उतना पावर करके जमीन पर आरक्षण दे सकते थे। उसे शर्तों में, किंतु परंतु में बांध कर महिला विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया और अब प्रदर्शन करके ये साबित करना चाहते हैं कि वो उनका झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। तो इन्हीं लोग आक्रोश कर रहे हैं, इन्हीं लोग आरक्षण नहीं दे रहे हैं। परिसीमन की बात करते हैं, जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, नहीं परिसीमन पर आ जाते हैं। एक बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी अभिलाष जी, कि परिसीमन बिल में जो अभी बिल प्रस्तुत हुआ, उसमें आप देखेंगे विश्लेषकों का भी यही राय है कि उस बिल में ड्राफ्ट क्लियर नहीं था परिसीमन का। वो बिल कैसे पास कर दिया जाता? जब संतुष्ट ही नहीं कर पाए वो बिल पूरे ड्राफ्ट के साथ, किस आधार पर परिसीमन होगा, कौन से सेंसस से होगा, कब होगा, कितनी सीटें बनेगी, सीटें बढ़ेंगी तो किस आधार पर बढ़ेगी, सिंपल लॉ बनाकर परिसीमन करना चाह रहे थे। जबकि ये पूरे ड्राफ्ट में डिटेल संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, मेरे ख्याल से 7 आर्टिकल्स हैं, उसको डिटेल्स लिख करके इसमें परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार किया जाना था। जिस प्रकार ये क्लियर होती बातें कि परिसीमन बिल इस प्रकार से संशोधित किया जाए, परंतु इन्होंने तो पूरे डिटेल में बातचीत ना शिल्पा जी, परिसीमन पर नहीं जाएंगे। परिसीमन पर जाएंगे तो फिर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा शिल्पा जी कि पिछले 3 बार से आप लोग परिसीमन ये बोल के डरा करके टलवा दे रहे हैं कि इससे साउथ को नुकसान हो जाएगा। भाई आप ये डर पैदा कर देंगे, हुआ तो नहीं है, बात तो आगे बढ़ने नहीं देते हैं आप लोग। और परिसीमन जरूरी है, सब जानते हैं परिसीमन जरूरी है, लेकिन हर बार कांग्रेस मुद्दा उठा देती है। पिछली 2 दफे का परिसीमन सिर्फ इसलिए टला है, कांग्रेस ने विरोध किया कि साउथ और नॉर्थ, साउथ को नुकसान होगा, नॉर्थ को फायदा होगा। आप लोग तो फिर या तो रास्ता आप ही बता दीजिए कि ये रास्ता है, आप एक फॉर्मूला लेकर के आइए, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, मीडिया को और सरकार को दीजिए कि इस फॉर्मूले से आपको करना है तो कर लीजिए। सिर्फ डराने की सियासत कर रहे हैं। परिसीमन पर आज मैं बात नहीं कर रहा, आज मैं महिला आरक्षण पर बात कर रहा हूं। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि आप लोग किस आधार पर
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात का कि महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिला, जबकि सत्ता में बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे ज्यादा रही हैं, और आप ही लोग डंडा झंडा लेकर विरोध कर कैसे रहे हैं? मुझे ये बताइए, कैसे, किस लिए कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं महिला आरक्षण मिले अभिलाष जी, और तो दे दीजिए ना पार्टी में। कानून बन चुका है उसको लागू करिए, मांग तो कर रहे हैं, हम समर्थन कर दिए। तो आप 2023 में समर्थन तो शिल्पा जी, आप मानते हैं कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद आप नहीं दे पाए, ये आपकी कमी थी, चूक थी, आप जो चाहते थे नहीं कर पाए? मानते हैं इस बात को? सत्ता में रहने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में थी, भाजपा के लोगों ने विरोध किया। 1996 में देख लीजिए, 2008 से 10 में राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में क्यों गिर गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। जब क्लियर कट बिल था, आज के जैसे शर्तों में और किंतु परंतु में बिल नहीं पास हुआ था, उस समय महिला आरक्षण मतलब महिला आरक्षण का बिल था। और जो फ्रीज करने की बात कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने फ्रीज किया था परिसीमन को 25 सालों के लिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में फिर से 25 सालों के लिए फ्रीज कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो तथ्यात्मक बात रही होगी अभिलाष जी, केवल कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने भी फ्रीज किया, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उत्कृष्ट प्रधानमंत्री ने किया। चलिए, मैं परिसीमन पर भी करूंगा किसी दिन बहस में। अर्चना जी के पास आता हूँ। जरूर अलग है, आज डिजिटल युग है, आज अलग तथ्य है, आज अलग समीकरण है, गणित अलग ना। वो दिक्कत तो ये है कि विपक्ष में जब आप होते हैं, आप लोगों के समीकरण बदल जाते हैं, सत्ता पक्ष में होते बदल जाते हैं। मैं अर्चना जी के पास आता हूं। अर्चना जी, आपने नोटबंदी की, विपक्ष की मर्जी के बिना की ना? आपने 370 हटाई, विपक्ष के विरोध के बावजूद हटाई ना? आपने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिसमें विपक्ष की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरा सीधा सवाल आपसे, बीजेपी या एनडीए की प्रायोरिटी में महिला आरक्षण बिल नहीं था, इसलिए जब आप मेजॉरिटी में थे उन रिजीम में आपने महिला आरक्षण बिल पर काम नहीं किया, और अब आपको पता है कि जब राज्यसभा से आप पास नहीं करवा पाएंगे तो आप लेकर आए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर आपको यह बिल पास नहीं होने देना है, आपको बस माहौल बनाना है। अगर था तो जब आपके पास पूरी पावर दी थी जनता ने, आपके पास मेजॉरिटी थी, तब क्यों नहीं लेकर आए? तब आपकी प्रायोरिटी में महिला आरक्षण बिल पीछे क्यों रहा? मैं एक तो बात स्पष्ट ये कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी की भी सरकार में, देवेगौड़ा जी की सरकार से लेके कांग्रेस की सरकार से लेके आज तक कभी भी फ्लोर पर महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ जी। जानकारी दुरुस्त और कर लीजिए। वर्तमान में पैनलिस्ट भी इसको कह रहे हैं, पैनलिस्ट भी सब इसको कह रहे हैं कि वर्तमान में अगर आरक्षण महिलाओं का हमें 29 से अगर प्रारंभ करना था तो उसके लिए डिलिमिटेशन के बिना हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आइडियली मैंने भी कहा कि बिना कुछ करे यूं ही हो जाना चाहिए था, स्वाभाविक तौर पर हो जाना चाहिए था, हर दल ने करना चाहिए था, मेरे दल ने भी करना चाहिए था, सबने करना चाहिए था। पर प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और अब करना है अगर 33% आपको रिजर्वेशन, उस परिस्थिति में आज हमारी जब 70 से लेके अब तक हम 50 करोड़ से लेके 140 करोड़ तक आ गए, तो क्या हम अपनी सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ाएंगे? रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के साथ में आरक्षण करने में इन्हें दिक्कत क्यों होना चाहिए, इनको परेशानी क्यों होना चाहिए? जब बार बार जवाबदारी से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बार बार जवाबदारी से गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अनुपातिक प्रोपोर्शनेटली हर स्टेट की सीट बढ़ेगी। हम कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सपोर्ट करें, वह कह रहे हैं जाट बिरादरी। हम कह रहे हैं सपोर्ट करें, वो कह रहे हैं उत्तर दक्षिण। हम कह रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर दो। ये सारे बातें वही करेगा ना जो आरक्षण देना ही नहीं चाहता है। और आपने जो अभी मुझसे बात करी, अगर भारतीय जनता पार्टी का, बार बार कह रही हूं, जब कोई भी दल लाया है महिला आरक्षण का बिल, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो 4 बार लेके आए हैं। और लोकसभा मेरा सवाल वही है, आप जब अल्पमत में होते हैं, मैडम अर्चना जी एक मिनट, सपोर्ट करा, शिल्पा जी अर्चना जी, जब आपके पास पावर होती है आप महिला आरक्षण बिल जानबूझकर नहीं लाते। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, अटल जी ने तब लेकर आए जब उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, वो अकेले पास करवा लेते। आपके पास पावर थी, आप कर सकते थे, उस टाइम आप नहीं लेकर के आए। आप लोग, मेरा तो सीधा आरोप है, मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है। आप लाते ही तब है जब आपको पता है कि हम इसको पास नहीं करवा पाएंगे, अटक जाएगा। आप मेजोरिटी में थे 5 साल में आपको क्यों याद नहीं आई महिला आरक्षण?
महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिए आप? ना शिल्पा जी एक मिनट, मैं एक महिला को प्रधानमंत्री बनाने से महिलाओं का भला नहीं होता, हम तो लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं जी। निश्चित तौर पर एक महिला को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाना वो अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन महिला रिप्रेजेंटेशन इसको नहीं कहा जा सकता। अभिलाष जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखें आज भी अगर महिला आरक्षण बिल, जिसको हम नारी शक्ति वंदना के नाम से हम आज कह रहे हैं, आपको हम कोट करते हैं, अगर किसी दल ने उसको पार्लियामेंट में रखकर पास कराया है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर किसी ने उसको इस बिल को पार्लियामेंट में क्वालिफाई कराया है, प्रस्तुत करा है, तो भारतीय जनता पार्टी ही है और कोई दल नहीं है वो। अच्छा अर्चना जी, विपक्ष कह रहा है कि 33% आरक्षण। एक मिनट शिल्पा जी, अर्चना जी अगर आप चाहते हैं, देना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, विपक्ष कह रहा है तो दे दीजिए। 33% आरक्षण का तो अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब आपको उसमें भी मीन मेक निकालने के लिए हम ऐसे नहीं वैसे देंगे, माई वे और हाईवे। ऐसा लग रहा है कि दो पार्टियों के गुरूर की लड़ाई में 27 साल से महिलाएं खड़े होकर इंतजार कर रही हैं कि कौन कृपा दृष्टि करेगा हम पर। और मेरे सवाल को आप टाल जा रही हैं बार बार। आप कह रही पहले नहीं हो पाया। मोदी जी की सरकार में आपके पास मेजोरिटी थी, एनडीए के पास, आपने तब क्यों नहीं रखा इसे? बात को मैं आग्रह के साथ में एक बार इसको एक बार फिर से मैं कहने की कोशिश करती हूँ कि जिस बिल को यूनानिमसली पार्लियामेंट ने इससे ये पास हुआ है, वह बिल 33% रिजर्वेशन का डिलिमिटेशन के साथ जोड़ता हुआ पास हुआ है। उसे कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। मैं 2023 की बात कर रहा हूं। सपोर्ट किया है 2023 का जो बिल पास किया आपने, जिसकी उसके आधार पर नहीं है, अलग नहीं है वो। ठीक है, चलिए मैं इस पूरे मामले में अब जल्दी से नंदनी जी के पास एक बार आता हूं। नंदनी जी, यहां पर स्थिति बहुत क्लियर है। अब मैं आपसे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक बड़ा सवाल लेना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि जब महिला, ब्राह्मण, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके नाम पर पार्टी चुन करके कि हमको एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है ताकि इनकी बात उठ सके, हम अपनी पार्टी में लाएंगे और इन्हें टिकट देंगे, और देते भी हैं। कुछ आरक्षण के मामलों में देते हैं और कुछ जातिगत समीकरण सीट पर कि कौन जीत सकता है उसके हिसाब से देते हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि भाई इस समाज का भला हो, ये अपने समाज की बात को पुरजोर तरीके से रखेगा। 2 एग्जाम्पल अभी देश ने देखे, 2 एग्जाम्पल बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं और देश को समझना चाहिए। अगर ये बात मैसेज कन्वे होता है तो बहुत अच्छा है। अभी यूजीसी ने एक जातिगत या मैं कहूं कि बहुत ही भेदभावपूर्ण एक बिल लेकर के आया। बीजेपी के सबसे ज्यादा बोला जाता है कि सवर्ण सांसद बीजेपी के, सवर्ण विधायक बीजेपी के, सवर्ण मंत्री बीजेपी के, उस पर आरोप लगते हैं। एक सांसद की आवाज नहीं निकली उसके खिलाफ, एक विधायक नहीं बोला, एक मंत्री नहीं बोला, और तो और उनके घर के सामने आंदोलन होते रहे, सब चुप्पी लगाकर बैठ गए। मतलब जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, उनकी बातें रखने के लिए आपको पार्टी लेकर आई है, पार्टी कह देती कि अब आ गए हो, पार्टी के आदमी हो, चुपचाप मुंह बंद करके बैठो, ज्यादा नेतागिरी यहां नहीं, पार्टी के अंदर नहीं चलेगी। अब महिलाओं की बात कर लेता हूं। इतनी सारी महिला नेत्रियां हैं, एक महिला की आवाज नहीं निकल रही कि वो विद इन दी पार्टी फोरम ये बोल दे कि भाई 33% आरक्षण दो ना। महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, फलानी प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, मतलब इतना उनके पास बड़ा प्रतिनिधित्व है, लेकिन एक महिला अपने पार्टी के वरिष्ठ लीडर से नहीं बोल पा रही कि हमें 33% आरक्षण दीजिए ना, 50% छोड़िए, और वहां का छोड़िए, हमें संगठन में आपने काम में लगा रखा है तो हमें विधानसभा और लोकसभा भी पहुंचाइए। अब मेरा सीधा सवाल कि आप किसी भी, चाहे महिला को लाइए, एससी को लाइए, जनरल को लाइए, ओबीसी को लाइए, ये जब तक पद नहीं पाते तब तक तो ये उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ पार्टी के भोंपू बनकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों? जी ये बड़े दुख की बात है अभिलाष जी। और जैसे मैंने कहा कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम को पार्टी लाइन से ऊपर आके सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए था, स्पेशली महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए था। और इनफैक्ट मैं तो शॉक्ड हूँ ये देखकर कि किस प्रकार से महिलाएं ही, ऑपोजिशन पार्टी की जो महिलाएं हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती कि जो ग्रास रूट लेवल की महिलाएं हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो महिला कार्यकर्ता जो बढ़िया काम कर रही है, वो संसद तक पहुंचे। तो और कहीं ना कहीं इस तरह की जो महिलाएं हैं जो इस बिल को अपोज कर रही हैं, जो 33% आरक्षण को अपोज कर रही है, वो चाहती हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स में बरकरार रहे। राजनीति से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो राजनीतिक फैमिलीज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो सामने आए, वो पार्लियामेंट में आए।
और दूसरी बात ये कि देखिए बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने बात कही, कोटा विद इन कोटा की बात कही, उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटा की बात कही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। देखिए ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे आप महिलाओं को बांट रहे हैं, महिलाओं को एकजुट होकर रिप्रेजेंटेशन देने की बात होनी चाहिए ताकि वो अपने मुद्दे उसको वो सामने रख सके और उस पे वो सेंसिटिव पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना सके। हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो भारतीय राजनीति है, वो पहले से ही देखिए कास्ट डोमिनेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। और जो 33% हम आरक्षण की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, एक सुनहरा मौका है कि हम इस तरह की जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको पूरी तरह से तोड़ा जा सके। और मैं बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूं और बहुत ज्यादा दुखी हूं एक महिला होने के नाते कि महिलाओं ने, स्पेशली ऑपोजिशन की महिलाओं ने इसको अपोज किया। और मैं तो कांग्रेस पार्टी से और सारी पार्टी से मैं ये कहूंगी कि ठीक है, आपने ये अपोज किया है तो अपनी पार्टी में आप 33% आरक्षण लागू करके दिखाएं। ठीक है, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं रूबी जी आपके पास फाइनल कमेंट के लिए और फाइनल बड़ा सवाल लेकर के। ये सब कुछ चल रहा है 27 साल से सिर्फ सियासी फायदे के लिए। इन्हें दिखाना है कि हम महिलाओं के साथ हैं, पर महिलाओं का भला डायरेक्टली कर देंगे ऐसा हमको लगता नहीं। लेकिन सियासी फायदा, सियासी पार्टियां इसके लिए काम नहीं करेंगी तो किसके लिए काम करेंगी? किससे क्रेडिट मिल रहा है रूबी जी मुझे बताइए? इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है ये आंदोलन कर करके कि इन्होंने रोक दिया, जबकि पता था बिल तो गिरेगा और उसमें कंडीशन ही इसलिए लगाई गई थी कि ये गिर जाए। ये पहले से तय था, हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उस भूमिका में बीजेपी चल रही है। या कांग्रेस को मिलेगा जो ये बात एस्टेब्लिश करवा पाई है कि इन्होंने जानबूझ करके बिल अटैच किया ताकि हम 33% का चाहकर भी सपोर्ट ना कर पाए। फायदा कौन उठाकर ले जा रहा दिखता है आपको? क्योंकि ये तो सिर्फ फायदे के लिए हो रहा है ना, किसको मिल रहा है ज्यादा फायदा? अभिलाष जी, मेरे नजरिए से किसी भी दल को इसका फायदा नहीं मिलने जा रहा है। मोदी सरकार अगर सचमुच चाहती कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाए, महिलाओं को सशक्तिकरण राजनीति में मिले, तो बिना परिसीमन और नई जनगणना की नीति के बिना वो इसे लागू कर देती या इसे पास होने के लिए संसद में पेश करती। कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस चाहती तो वो पहले भी ये कर सकती थी। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि ये जो नारी शक्ति अधिनियम कानून जो है, ये दलों को आरक्षित नहीं करता, इस बात को समझने की जरूरत है। ये सीटों को आरक्षित करता है। और इसीलिए मोदी सरकार ने कि ये मामला लंबा खींचे, सालों तक चले, 2034 तक ये चला जाए, परिसीमन और नई जनगणना की शर्त इसमें जोड़ दी। क्योंकि ये चीजें 1-2 दिन और 1-2 साल में होने वाली नहीं है। और जब होंगी फिर उस जनगणना और परिसीमन के आधार पर कुछ सीटों को चुनाव आयोग महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित करेगा। अगर ये राजनीतिक दल चाहते और अभी भी अगर ये चाहते हैं तो ये अपनी पार्टी से शुरुआत कर सकते हैं, ये घोषणा कर सकते हैं। मैंने पहले फ्रांस का उदाहरण दिया, रवांडा जैसा देश जहां पे स्वैच्छिक तौर पे 61% महिलाएं राजनीति में हैं, उन्हें सीटें मिलती हैं। और हम भारत में इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए और सालों से, दशकों से ये बात करते हुए महिलाओं को वो आरक्षण नहीं दे सके। मेरा नजरिया इस पे सोचने का एक अलग भी है कि सशक्तिकरण की शुरुआत सुरक्षा से होती है। सिर्फ आरक्षण दे देने से महिलाएं सशक्त नहीं हो जाएंगी। महिलाएं जब घर से निकलने में डरने लगे, वो समूह में खड़ा होने से उन्हें भय लगे, किसी से बात करते समय उन्हें ये हिचक हो कि उनकी सुरक्षा, उनकी अस्मत खतरे में है, तब तक ये आरक्षण भी कुछ नहीं कर पाएगा। सरकारों की अगर नीयत साफ होती, मैं बार बार ये कह रही हूँ, तो सबसे पहले एक सुरक्षित समाज बनाने की कोशिश होती। महिलाओं से जुड़े कानूनों को, महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के लिए सजा के कानून को सख्ती से लागू करने की कोशिश होती, अपराधियों को सजा दी जाती। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपके ही चैनल पे दिखाया जा रहा था कि ऑटो चलाने वाली एक विधवा जो 3 बच्चों को पाल रही है, पुलिस वाले ने रिश्वत नहीं मिलने की वजह से मार के उसके मुंह से खून निकाल दिया। तो जब ऐसा समाज रहेगा, सरकार का नियम कानून यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगा, तो आपका 33% कानून भी महिलाओं को सुरक्षित दहलीज से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देगा और वो राजनीति में नहीं आ पाएंगी। लेकिन फिर से चूंकि बात हो रही है महिला आरक्षण की, तो मैं फिर से यही बोलूंगी कि नियत किसी की भी नहीं है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। और ये परिसीमन और नई जनगणना वाली जो बात हो रही है कि फिर से गणना हो और उसके आधार पे परिसीमन हो और हम आरक्षित करेंगे सीटों को, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए है। सियासी, और बड़ी बात ये है, बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दूं कि पहले मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन करेंगे, आरक्षण लागू करेंगे। अब अगर जनगणना करा करके आरक्षण लागू कराना था तो जनगणना पहले करा लेते, अभी आरक्षण लागू कराना था तो परिसीमन कर लेते। कौन रोक कर रहा था भाई किसको? जनगणना करने से तो ये तो विपक्ष भी मांग कर रहा था जनगणना कर लीजिए,
सब मांग कर रहे थे। पर टाइमिंग का बड़ा खेल है। जब हमारे पास पावर है तब हम कोई काम करेंगे नहीं, और फिर जब पावर नहीं है तो दिखाएंगे। देखिए, हम तो कह रहे थे विपक्ष साथ नहीं आ रहा था, कांग्रेस भी यही करती रही। कांग्रेस ने भी बहुत मनमाने फैसले लादे हैं इस देश पर विपक्ष की मर्जी के खिलाफ, और बहुत सारे मनमाने फैसले सत्ता पक्ष में एनडीए में रहते हुए लादे हैं विपक्ष की मर्जी के खिलाफ। पर महिलाओं के लिए बोले ना 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 साहब, जब तक ये साथ नहीं आएंगे हम महिलाओं का भला नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, आपको महिलाओं का भला करना है, कर दीजिए, पार्टी में दे दीजिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। संगठन में देंगे, पंचायतों में देंगे। इस देश में दुर्भाग्य यही है कि जिस देश में नदियों को मां कहा जाता है, उनकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि हम अपनी माओं का कितना सम्मान करते हैं। महिलाओं को देवी कहा जाता है, उनकी हालत आप देख लीजिए पूरी दुनिया में हमारे पास साथ महिलाओं के सलूक को लेकर के क्या है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम का मतलब समाज से भी है और सियासत से भी। सियासत ने इस बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले रखा है और उसी हिसाब से काम करती है। कांग्रेस चाहती तो 70 सालों में महिलाओं को, आधी आबादी को आधा हक तो दे ही सकती थी, पूरा नहीं दे सकती थी। और सबसे मजबूत सरकार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 5वें 6वें नंबर पे इस देश में अपनी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही, और उसके बाद महिलाओं के सम्मान में ये खड़े हैं मैदान में। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शिल्पा जी, अर्चना जी, रूबी जी और नंदिनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।